नमस्कार दोस्तों, सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं और आज का वीडियो हमारा रहेगा लूसेंट जीके टेस्ट 20। इससे पहले हम लोग क्या किए हैं कि लूसेंट का जो हमारा थ्योरी पार्ट होता है ना, थ्योरी सेट, उसको हम लोग कंप्लीट किए हैं। तो यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो थ्योरी पार्ट का जो सेट 20 है उसको पहले आप जाकर, है ना, इस चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर आपको दिख जाएगा और पहले उस वीडियो को आप पूरी तरह से देख लें। उसके बाद इस वीडियो को देखने से क्या होगा कि आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। आज का हम लोग का पहला टॉपिक रहेगा हिस्ट्री से, और हिस्ट्री से हम लोग टॉपिक है हम लोग का अकबर, यानी कि अकबर से जो भी रिलेटेड प्रश्न बनेंगे या फिर जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन को हम लोग क्या किए हैं, आज कलेक्ट कर कर लाए हैं। तो चलिए, हम लोग का आज का पहला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था। मतलब आपको बताना है कि अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर तुरंत जो है कि अकबर को क्या कर दिया गया था, राजगद्दी पर बैठाया गया था। ऐसा हम लोग जानते हैं कि ये 14 साल, है ना, 14 वर्ष के उम्र में क्या थे कि अपना राजपाट संभाले थे। तो आपको बताना है कि कहां पर इनको राजगद्दी पर तुरंत बैठाया गया था। ए काबुल, बी लाहौर, सी सरहिंद और डी कालानौर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कालानौर। थोड़ा सा इससे रिलेटेड हम लोग कुछ और जानकारियों को समझ लेते हैं। कहता है कि हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर अकबर पंजाब में सिकंदर सुर को समाप्त करने में संलिप्त था। उस अवसर पर बैरम खां उसके संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था और हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में गुरुदासपुर, है ना, कहां पर, तो याद रखिएगा, गुरुदासपुर जिले के निकट कालानौर, गुरुदासपुर एक जिला था, वहां पर कालानौर था, कालानौर नामक स्थान पर कब, 14 फरवरी, पूरा डेट याद रखिए, 14 फरवरी 1556 को अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया गया। उस समय अकबर की आयु मात्र कितनी साल थी? 14 वर्ष। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, अगला सवाल हमारा क्या कहता है कि हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब बताना है कि हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य मेन रीजन क्या था, उनका क्या उद्देश्य लेकर हल्दी घाटी का युद्ध किए थे। तो आपके पास ऑप्शन में है राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, बी कहता है राजपूतों में फूट डालना, सी मान सिंह की भावनाओं को संतुष्ट करना और डी कहता है साम्राज्यवादी नीति। तो आपको बताना है कि क्या रीजन था कि हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राणा प्रताप को अपने अधीन लाना इनका मेन उद्देश्य था। इनका विशेष जानकारी आप थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं। कहता है कि हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। किनको? राणा प्रताप को। अब अकबर ने कब, अप्रैल 1576 में क्या किया कि मान सिंह के नेतृत्व में क्या किया कि 5000 सैनिक को राणा प्रताप के विरुद्ध भेज दिया। तो सैनिक कितने थे? 5000 सैनिक को भेज दिए। मान सिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोलकुंडा गढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी दर्रे के निकट पहुंचा। राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आए। फलतः जो युद्ध हुआ वह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे राणा पराजित हुए और उन्हें अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। चलिए, तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि हल्दी घाटी की युद्ध किस वर्ष हुई। तो भाई अभी तो हम आपको बताएं कि कितना में हुआ, 1576। तो इसका ऑप्शन डायरेक्ट हम लोग मार सकते हैं कि 1576 को क्या हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। और आपको समझ में आ गया कि हल्दी घाटी का युद्ध, इसको युद्ध क्यों कहते हैं, क्योंकि हल्दी घाटी के दर्रा के आसपास हुआ था, इसीलिए हम लोग इस
युद्ध को राणा प्रताप और अकबर का युद्ध को हम लोग क्या कहते हैं, हल्दी घाटी युद्ध। अब यहाँ से यह भी सवाल पूछ सकता है कि हल्दी घाटी है ना, हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ। तो याद रखिएगा किसके बीच में, अकबर और राणा प्रताप के बीच में। अब इसमें जीत किसकी हुई, तो अकबर की जीत हुई और राणा प्रताप हार चुके थे। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 4 नंबर कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे। अब यह भी जबरदस्त सवाल है। ए अमर सिंह, बी मान सिंह, सी हकीम खान, डी शक्ति सिंह। तो आपको बताना है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेनापति कौन थे, सेना के सेनापति तो कौन थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हकीम खान। देखिएगा तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर सेना के सेनापति कौन थे, तो हकीम खान। कौन थे, हकीम खान। अब कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध हम लोग ऐसे जानते हैं कि कब हुआ, 1576 में। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम एग्जाम में आने हैं लायक है। अब 1576 में महाराणा प्रताप पर मुगल सेनापति मान सिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया और राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना में अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक क्या कहता है कि अफगानों की एक टुकड़ी जो थी यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने आखिरी मुठभेड़ थी और आगे उसने छापा मार युद्ध का सहारा लिया था। अब आगे देखिएगा कि अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, 5 नंबर कहता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था। इब्राहिम गारदी, हकीम सूर, टार्डी बेग, महमूद लोदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि हकीम सूर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अकबर के सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गिरह से स्थापित किए थे वह कौन था। बुंदेलों से, कच्छाओं से, राठौरों से, सिसोदियों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कच्छाओं से। चलिए तो हम लोग देखते हैं अब 7 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था। ए अधम खां को, बी बैरम खां को, सी बाज बहादुर को, डी पीर मोहम्मद खां को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अधम खां को। यानी क्या कहते हैं कि अकबर ने स्वयं अधम खां को खुद इनको मारे थे। अब अधम खान कौन थे, माहम अनगा के पुत्र अधम खां को, यानी कि किनके पुत्र थे, माहम अनगा के पुत्र थे। ठीक है, कब मारे थे, 1562 ईस्वी में मारे थे। ठीक है, अकबर स्वयं मारा था क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री है ना, क्यों मारे थे, तिनका जो तो प्रधानमंत्री किनका, अतगा, क्या नाम लिखा हुआ है, अतगा खां की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो मतलब देखिएगा कि जो हमारा अकबर है, अकबर अदम खां को क्यों मारे थे, तो इनका पीछे भी एक लॉजिक था कि 1562 में जो था इनको मारे थे, किनको, माहम अनगा के पुत्र थे, अनगा के पुत्र थे अदम खां। क्यों मारे थे, अतगा खां की हत्या कर दी थी जो कि अकबर के कौन थे, प्रधानमंत्री। कौन थे, अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या करने के कारण अकबर खुद है ना अदम खां को जान से मार दिए थे। अगला प्रश्न हमारा 8 नंबर कहता है कि राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। तो 8 नंबर का आंसर हमारा सही क्या हो जाएगा, ए में कहता है कि आमेर यानी कि अम्बेर, बी मेवाड़, सी मारवाड़ और डी बीकानेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेवाड़। अब देखिएगा कि मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। वहां के शासन राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा और राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने कब 1615 कब 1615 में जहांगीर से संधि कर ली थी। तो किनसे संधि किए थे, जहांगीर से संधि कर लिए थे।
ठीक है, राणा अमर सिंह ने। कौन? राणा अमर सिंह 1615 में जहांगीर से क्या कर लिए थे? संधि कर लिए थे। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न संख्या 9 है। कहता क्या है कि किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? यह भी जबरदस्त सवाल है, एकदम वीवीआई प्रश्न है। आने वाला जो भी एग्जाम होगा, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो जेएसएससी हो, चाहे जेपीएससी हो, इस तरह के प्रश्न एकदम एक बनते ही बनते हैं। ए मारवाड़ के राव चंद्रसेन, बी बीकानेर के राजा राय सिंह, सी आमेर के राजा भारमल और डी मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मारवाड़ के राव चंद्रसेन। अब कहता है कि 1565 में मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन ने भाद्रा जून में मुगल सेनाओं का सामना किया। कब? 1565 में। ये डेट याद रखिएगा। 1565 में मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन भाद्रा जून में मुगल सेनाओं का सामना किया, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उसे सिवाना जाना पड़ा। मुगल सेना ने उसे ढूंढने के लिए अनेक प्रयास किए। राव चंद्रसेन 1579 में सोजत पर अधिकार कर लिया और अतः अकबर ने पुनः सेनाओं भेजकर उस पर आक्रमण करवाया, लेकिन वह पहाड़ी क्षेत्रों में चला गया और 1581 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप की भांति ही उसने मुगलों से निरंतर संघर्ष किया और तथा समर्पण नहीं किया। संघर्ष हमेशा करते रहे लेकिन समर्पण नहीं किए। तो एकदम जबरदस्त सवाल है कि राजपूत शासकों ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष करता रहा लेकिन समर्पण नहीं किया। जितने भी बाकी थे सब समर्पण कर दिए थे कि चलो भाई हम आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर पाएंगे, है ना, आत्मसमर्पण करते हैं। लेकिन एक है मारवाड़ के राव चंद्रसेन जो हमेशा स्वतंत्रता के प्रति वो लड़ते रहे लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किए थे। चलिए हम लोग 10वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी थी। तो आपको बताना है कि कहाँ की रानी थी। ए मंडला, बी मांडू, सी असीरगढ़ और डी रामगढ़। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मंडला। 1564 में अकबर ने कड़ा तथा पूर्वी प्रदेश के शासक आसफ खां को गड़कटंगा यानी गोडवाना के राज्य को जीतने के लिए भेजा। इस राज्य में मोटे तौर पर आधुनिक मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले पड़ते हैं। उसका राजा जो था वीर नारायण अल्पवयस्क था, परंतु उसकी मां दुर्गावती राज्य पर योग्यता पूर्वक शासन करती थी। उसने वीरता पूर्वक शाही दल का विरोध किया, परंतु गढ़ एवं मंडला वर्तमान जबलपुर जिले में है के बीच हुए युद्ध में वो पराजित हुई। तो कब याद रखिएगा, ये डेट आपको याद रखना है कि 1565 में। तो देखिएगा यहाँ पर कहता क्या है कि 1564 जो है, अच्छा इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, 1564 है, 1564 मंडला इसमें भाग लिए थे। दुर्गावती कहाँ पर, कहाँ की रानी थी? तो मंडला की रानी थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है 11 नंबर की अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? ए शाहजादा सलीम, बी अब्दुल रहीम खान ई खाना, सी शाहजादा मुराद और डी शाहजादा दानियल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि शाहजादा सलीम के कारण। जब शाहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ कर दिया था, तभी क्या हुआ था कि अकबर ने 1602 में, कब? 1602 में अकबर ने दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया था। तो 1602 में अपने मित्र किसको बुलाए थे अकबर? अबुल फजल। अबुल फजल को बुलाया और उसी समय सलीम के इशारे में ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में अबुल फजल की हत्या कर दी। जहांगीर जब सम्राट बना तब उसने वीर सिंह देव को 3000 का मनसब प्रदान किया था। अतः अबुल फजल की मृत्यु शाहजादा सलीम की भूमिका स्पष्ट थी। तो आप समझ गए कि शाहजादा सलीम की, है ना, कैसे अबुल फजल की मृत्यु किए थे।
अब देखिए अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर का आता है कि निम्नलिखित तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है। ए, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। बी, प्रशासकीय एकता और कानून की एकता एकरूपता। सी कहता है अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न। डी, अकबर की धार्मिक नीति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था। अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस बात का अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। उसने हिंदू मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रीयता एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया था और अकबर का भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करने का प्रयत्न उसकी समान शासन व्यवस्था, समान अर्थ एवं लगान व्यवस्था, समान कर व्यवस्था, सभी को योग्यता के आधार पर राज्य की सेवाओं में उच्चतम स्थान प्राप्त करने की सुविधा और राजपूतों से विवाह संबंध और समान की नीति, सभी धर्मों को समान सुविधा और आदर तथा धार्मिक दृष्टि से एकता लाने का प्रयत्न था। फारसी भाषा को राजभाषा बनाना, किंतु सभी भाषाओं की प्रगति में सहयोग, विभिन्न ललित कलाओं की प्रगति तथा उनकी कला विधियों के समन्वय का प्रयत्न, सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न आदि सभी ऐसे कार्य थे जो राष्ट्रीय हित और प्रगति के आधार पर किए गए थे। इस कारण अकबर को राष्ट्रीय सम्राट स्वीकार किया और अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग नहीं किया था। अब चलिए हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 13 है। 13 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? ए, बहलोल लोदी, बी, शेरशाह, सी, हुमायूं और डी, अकबर। इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर का आता है कि निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? ए, बाबर, बी, हुमायूं, सी, अकबर, डी, औरंगजेब। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अकबर। 15 नंबर कहता है अकबर का मकबरा कहाँ पर है? ये जबरदस्त सवाल है, ये भी हमारा वीवीआई सवाल है। क्या कहता है कि अकबर का मकबरा कहाँ पर है? ए, सिकंदरा, बी, आगरा, सी, औरंगाबाद, डी, फतेहपुर सीकरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिकंदरा। अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव में स्थित है जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रखा था। यह आगरा से 5 मील की दूरी पर दिल्ली जाने वाली सड़क पर स्थित है। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनवाई थी, किंतु निर्माण जहांगीर ने कब करवाए थे? 1613 ईस्वी में ने करवाया था। इस मकबरे के 5 मंजिलें, इसके प्रत्येक ऊपर की मंजिलें नीचे की मंजिलों से आकार में छोटी होती गई है और इस मकबरे की विशेषता इसका गुंबद विहीन होना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर कहता है जहांगीर महल कहाँ स्थित है? तो जहांगीर महल कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो देखिएगा जहांगीर महल आपका जो है ऑप्शन नंबर में है ए, दिल्ली, बी, आगरा, सी, औरंगाबाद और डी, लाहौर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आगरा। कहाँ पर है? तो जहांगीर महल हमारा आगरा में है। आगरा की किला अकबरी शैली का सर्वप्रथम उदाहरण है। यह अकबर महान द्वारा निर्मित सुप्रसिद्ध किला है और इसका निर्माण अकबर के प्रधान कारीगर कासिम खां की देखरेख में हुआ था। किले के अंदर अकबर ने लाल पत्थरों से 500 से अधिक भवनों का निर्माण करवाया था। जहांगीर महल आगरा किले में ही स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने अपने पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम के रहने के लिए कराया था। इस महल की शैली अधिकतर हिंदू स्थापत्य कला शैली की ओर झुकी है। जहांगीरी महल की प्रेरणा ग्वालियर के मानसिंह महल से ली गई है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जहांगीर महल स्थित है कहां पर? आगरा में। अगला प्रश्न हमारा 17 नंबर कहता है कि 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है? आलमगीरनामा, बी, रजनामा, सी, हमजनामा और डी, बादशाहनामा। तो आपको बताना है कि जो 16वीं शताब्दी में महाभारत का फारसी में अनुवाद क्या कहलाता है।
तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रजनामा। अब यही प्रश्न हमारा 18 नंबर में कहता है कि रजनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। भाई यही तो सवाल सेम टू सेम है, ये महाभारत का है। अब देखिए 19 नंबर का प्रश्न कहता है कि अकबर के इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद यानी कि अनुवाद किया था। अनुवाद किया था। अब देखिए ए अबुल फजल, बी अब्दुल कादिर बदायूनी, सी फैजी और डी अब्दुल रहीम खा ई खाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अब्दुल रहीम खाए खाना। बी में 20 नंबर कहता है कि मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। ए अबुल हसन, बी दसवंत, सी किशन दास, डी उस्ताद मंसूर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दसवंत। अब हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री के 20 प्रश्न को हम लोग कंप्लीट किए। अब आप अपना चेक करिए कि आपका हिस्ट्री में 20 में आपका कितना नंबर आ रहा है। अब हम लोग चलेंगे यहाँ से 21 नंबर के बाद है ना 21 प्रश्न से ज्योग्राफी पर। और ज्योग्राफी में हमारा क्या है कि भारत में जो पर्वत नगर है यानी कि पर्वत शिखर पर स्थित जो नगर है उनका यहाँ पर इससे रिलेटेड हम लोग प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहला ही प्रश्न हमारा क्या है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वतीय नगर कौन सा है। ए मसूरी, बी लेह, सी शिमला और डी दार्जिलिंग। तो देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लेह। अगला प्रश्न 22 नंबर कहता है कि शिमला किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ए नीलगिरी, बी अरावली, सी हिमालय, डी सतपुड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिमालय। 23 नंबर कहता है कुर्ग पर्वतीय नगर किस राज्य में है। ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। 24 नंबर कहता है दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है। तो दार्जिलिंग कहां पर स्थित है। ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। 25 नंबर कहता है कि मसूरी को किस नाम से जाना जाता है। ए क्वीन ऑफ हिल्स, बी हिल्स क्वीन ऑफ ईस्ट, सी हिल सिटी ऑफ इंडिया, डी गार्डन ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्वीन ऑफ हिल्स। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि शिलोंग किस राज्य की राजधानी है। ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी मेघालय, डी मिजोरम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलोंग। अगला हमारा 27 नंबर का प्रश्न कहता है कि गुलमर्ग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी कहता है लद्दाख। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जम्मू कश्मीर। कन्याकुमारी के निकट स्थित पर्वतीय नगर कौन सा है। ए ऊटी, बी कोडेकनाल, सी मसूरी, डी दार्जिलिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोडेकनाल। 29 नंबर कहता है कसौली किस राज्य में स्थित है। ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी जम्मू कश्मीर और डी पंजाब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि लोनावाला क्या कहता है लोनावाला और खंडाला किस राज्य में है। ए गोवा, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। 31 भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई। अब देखिए हम लोग यहाँ से हम लोग पॉलिटी के प्रश्न को देखेंगे। तो हम लोग देख रहे थे निर्वाचन आयोग। आज का हम लोग का टॉपिक क्या है निर्वाचन आयोग। तो पहला प्रश्न हमारा 31 नंबर कहता है कि भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई। तो कब हुई इसका निर्वाचन आयोग का स्थापना 1950 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए। भारत का निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 324। 33 नंबर प्रश्न कहता है भारत का प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो इनका पहला प्रश्न हमारा क्या है
कि भारत का प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। अगला प्रश्न कहता है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। तो इसको हम लोग सब जानते हैं 51-52 यानी कि 1951-52। निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रपति। 36 नंबर सवाल है वर्तमान में निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं। ए 1, बी 2, सी 3 और डी 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3। 37 नंबर प्रश्न कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, डी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि या तो 6 वर्ष जो पहले पूरा होगा उसके हिसाब से, या तो 6 साल कंप्लीट हो जाता है तो आप रिटायर हो जाएंगे, या तो 65 साल की आयु पूरी हो जाती है तो दोनों में से कोई भी पूरा होगा तो आप रिटायर हो जाएंगे, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल है। 38 नंबर कहता है कि निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है। ए कार्यपालिका, बी विधायिका, सी स्वायत्त संवैधानिक निकाय और डी अर्ध न्यायिक निकाय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वायत्त संवैधानिक निकाय। 39 नंबर प्रश्न कहता है कि राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। 40 प्रश्न कहता है भारत में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु यानी कि राज्यसभा के लिए कितनी होती है। ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष और डी 40 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 30 वर्ष। 41 नंबर प्रश्न कहता है कि निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है। ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। 42 कहता है नोटा विकल्प भारतीय चुनाव में कब लागू हुआ। ए 2008, बी 2010, सी 2013 और डी 2015। तो जो नोटा हम लोग जानते हैं कि अब आजकल का ईवीएम मशीन में जो हमारा वोटिंग होता है तो आप देखेंगे सबसे नीचे आपका एक बटन होता है जो नोटा का होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट है ईवीएम मशीन में जितने भी लिस्टिंग किए हुए हैं उनमें से हमें कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है। वैसे में आप नोटा को क्या कर सकते हैं, है ना, बटन दबाकर वोट दे सकते हैं। तो अब कहता है कि इसका सही आंसर बताइए कि कब से स्टार्ट हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2013 से। 43 नंबर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का पहली बार उपयोग कब हुआ था। ए 1982 में, बी 1990 में, सी 1995 में, डी 2000 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1982 में। 44 नंबर प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग को हटाने का प्रावधान किसके समान है। ए सुप्रीम कोर्ट के जज, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्यमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुप्रीम कोर्ट के जज। 40 प्रश्न हमारा है चुनाव आयोग के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2025 में कौन है। तो याद रखिएगा अभी वर्तमान में हमारा कौन है चुनाव आयुक्त, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। 46 नंबर ऑपरेशन अजय 2023। अब आप यहाँ से देखिएगा कि हमारा सीए यानी कि करंट अफेयर का प्रश्न है। तो पहला सवाल हमारा है कि ऑपरेशन अजय 2023 किस देश में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए किया गया था। ए सूडान, बी इजराइल, सी अफगानिस्तान, डी यूक्रेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इजराइल। 47 नंबर प्रश्न ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 किस देश में राहत सामग्री पहुंचाने हेतु चलाया गया। ए नेपाल, बी म्यांमार, सी श्रीलंका, डी भूटान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी म्यांमार। 48 नंबर प्रश्न ऑपरेशन इंद्रावती 2024 कहां चलाया गया। ए हैती, बी सूडान, सी इजराइल और डी नेपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैती। 49 प्रश्न ऑपरेशन सिंदूर 2025 का संबंध किससे है। ए नक्सलवाद विरोधी अभियान,
बी पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला, सी राहत सामग्री वितरण और डी नौसैनिक अभ्यास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला। 50 नंबर प्रश्न कहता है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट 2025 किसके खिलाफ चलाया गया? ए आतंकवादी, बी नक्सली, सी तस्कर और डी समुद्री डाकू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नक्सलियों के कारण। अब 51 नंबर प्रश्न कहता है कि ऑपरेशन पोला पाट जो 2024 है कहाँ चलाया गया? ए छत्तीसगढ़ नक्सल विरोधी अभियान, बी जम्मू कश्मीर, सी राजस्थान, डी मणिपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ यानी कि नक्सल विरोधियों अभियान। 52 नंबर कहता है कि ऑपरेशन अखल 2025 कहाँ हुआ था? ए जम्मू कश्मीर, कुलग्राम जिला, बी पंजाब, सी असम, डी मणिपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर कुलगाम ऑपरेशन अखल। 53 नंबर प्रश्न कहता है ऑपरेशन महादेव 2025 का उद्देश्य क्या था? ए आतंकियों को खात्मा यानी जम्मू कश्मीर में किया गया था, बी बाढ़ राहत, सी सूडान के निकासी और डी म्यांमार में सहायता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आतंकियों का खात्मा। 54 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि ऑपरेशन चक्र 5 किस एजेंसी द्वारा चलाया गया था और किस उद्देश्य से? ए सीबीआई डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ, बी बीएसएफ सीमा सुरक्षा के लिए, सी एनआईए आतंकवाद खत्म करने के लिए, डी भारतीय नौसेना समुद्री लुटेरों के खिलाफ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सीबीआई के द्वारा चलाया गया डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ। अब देखिए 55 नंबर प्रश्न हमारा क्या करता है कि ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस का उद्देश्य क्या है? केदारनाथ यात्रा संचालन, बी सूडान से लोगों को निकालना, सी रेलवे निकट कालाबाजारी रोकना और डी म्यांमार में मदद भेजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी केदारनाथ यात्रा का संचालन करना। 56 नंबर प्रश्न कहता है ऑपरेशन संकल्प में भारतीय नौसेना ने क्या किया? ए गोल्ड स्मगलिंग पकड़ी, बी मवेशी तस्करी रोकी, सी ईरानी जहाज और 23 पाक नागरिकों की समुद्री लुटेरों से बचाया और डी भूकंप प्रभावित की मदद की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ईरानी जहाज 23 पाक नागरिकों की समुद्री लुटेरों से बचाया। 57 नंबर प्रश्न अब हमारा क्या कहता है देखेंगे कि ऑपरेशन कन विज्ञान है ना, देखिएगा ऑपरेशन कन विज्ञान किस राज्य सरकार ने चलाया? ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल और डी पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर प्रदेश। ऑपरेशन इंद्रावती का उद्देश्य क्या था? ए हाइती में फंसे भारतीयों को निकालना, बी म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद, सी अफगानिस्तान से लोगों की वापसी और डी आतंकवाद विरोधी कार्यवाही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी हैती में फंसे भारतीयों को निकालना। अब देखिए हमारे पास अब मात्र 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। 59 नंबर कहता है कि ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य से जुड़ा है? ए उत्तर प्रदेश मवेशी तस्करी पर रोक, बी केरल एंटीबायोटिक दर्व यानी कि एंटीबायोटिक दवा का उपयोग कम कराना, सी जम्मू कश्मीर मवेशी तस्करी रोकना और डी महाराष्ट्र जंगल की आग बुझाना। तो आपको बताना है कि ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य से जुड़ा है और उसका क्या कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जम्मू कश्मीर मवेशी तस्करी को रोकना। अब 60 प्रश्न हमारा यानी कि 60वां नंबर प्रश्न कहता है कि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसके द्वारा और किस उद्देश्य से है? ए रेलवे सुरक्षा बल खोए बच्चों को परिवार से मिलाना, बी भारतीय सेना आतंकियों को पकड़ना, सी कहता है कि बीएसएफ यानी कि तस्करी रोकना और डी एनआईए ड्रग्स तस्करी पकड़ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रेलवे सुरक्षा बल खोए बच्चों को परिवार से मिलाना। तो अब हम लोग देखें कि अभी टोटल क्वेश्चन हम लोग 60 क्वेश्चन देखे और आपको बताना है कि 60 में आप कितना क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं या फिर आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। अब हम लोग 60 का 60 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कलेक्ट किए गए थे ये कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया था, मतलब PYQ क्वेश्चन था, मतलब नेक्स्ट एग्जाम में हमारा जो है आने का चांसेस
100% हो जाता है। इसलिए क्या कीजिए कि इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए, 2 से 3 बार देखिए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि फिर तीसरा बार देखिएगा तो क्या होगा कि आप डायरेक्ट आंसर बताइएगा। हम जो आंसर बताते हैं उससे पहले आप क्या करेंगे कि आंसर को लिख लेंगे। पहले 1 2 नंबरिंग कर लीजिएगा। मान लीजिए कि हम पहला क्वेश्चन बोले और आपका उससे पहले आंसर बता देना है ए, सेकंड का बी, सी, और आप उसको देखिए कि आप कितना क्वेश्चन कर पाते हैं, यानी कि पूरा 2 बार 3 बार वीडियो देखने के बाद। और अभी तक के लिए हमारा यहीं तक का साथ है। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।